हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एडमेरिट क्लासेस के यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर पे। आप सब जैसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग यूट्यूब पे संधि सीरीज के वीडियो को डाल रहे हैं। आप सबके लिए समझाया जा रहा है एक एक करके। तो संधि के 4 वीडियोज हम आपको दे चुके हैं। चौथे वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन संधि के और उसके रूल के बारे में। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं व्यंजन संधि के शेष भाग के जो नियम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और आपको भी अगर व्यंजन संधि में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा आप सबके लिए। तो चलिए आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और समझते हैं व्यंजन संधि का अगला रूल। आई होप कि 4 या 5 रूल हम लोग पढ़े थे, 5 रूल। आइए पढ़ते हैं व्यंजन संधि का अगला रूल क्या है, कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि में जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता है, व्यंजन संधि में नियम होते हैं। और नियम में हम लोगों ने 5 नियम कवर किया था लास्ट वीडियो में, जो कि संधि भाग 4 के नाम से टाइटल होगा उसका। आप सब नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए और कमेंट करिए। जो नहीं समझ में आता है उसको हम अगले वीडियो में 100% समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं संधि के एक प्रकार व्यंजन संधि के अगले नियम के बारे में। ठीक है, नियम जो भी हो आप कर लीजिएगा। आई थिंक नियम नंबर 6 है। क्या कहता है, म से संबंधित नियम है। कहता है कि म के बाद, ध्यान देंगे नियम, म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, यानी कि क से लेकर के म तक कोई आ जाए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब वर्गीय वर्ण कहिए इसको। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। तो वर्गीय वर्ण का कोई भी वर्ण आए क से लेकर के म तक, किसके बाद, म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन वर्ण आए यानी कि क से लेकर के म तक कोई आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, ये अगला नियम है हम लोगों का व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में 5 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये छठा नियम है आप सबका। ध्यान देंगे इधर कि म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, मेन चीज है स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहिए चाहे वर्गीय वर्ण कहिए, वो जो हम आपको बताए थे कि क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण हो, जैसे क ख ग घ च छ, ये सब ट ठ त थ, कोई भी हो, 25 होता है। ये कितने होते हैं जी, 25। तो इस 25 को में से कोई भी अगर आता है म हलंत के बाद, तो म जो होता है या तो अनुस्वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो अनुस्वार में बदल जाएगा ऐसे, और नहीं तो बाद वाले वर्ण का पांचवा हो जाएगा, बाद वाले वर्ण का पांचवा हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन वर्ण आए या क से लेकर के म तक कोई भी व्यंजन वर्ण आए, उसी को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो म का अनुस्वार हो जाएगा और नहीं तो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि म हो, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आ जाए, स्पर्श व्यंजन वर्ण आ जाए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहने का तात्पर्य क्या हुआ, क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण आ जाए। तो म के साथ 2 स्थितियां हो सकती है, या तो म का अनुस्वार हो जाएगा, म बदल जाएगा किस में, अनुस्वार में, और नहीं तो ये बाद में जो आया है ना यहाँ पे, इसका पांचवा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पांचवा।
इसका पांचवा वर्ण यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। किसका? इस बाद वाले का पांचवा होगा म। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं तब जाकर के समझ में आएगा आप सबको। इसको नोट करिए सारे बच्चे, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं इसको नोट करेंगे ढंग से। ठीक है, क्या कहता है कि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए यानी क से लेकर के म तक आए तो म का या तो अनुस्वार हो जाएगा, नहीं तो ई बाद वाले का पांचवा होगा। ई बाद में जो आएगा, धन चिन्ह के बाद में जो आएगा उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक उदाहरण से तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा समजोरगम, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, हमने लिखा समजोरगम। अब बनेगा क्या वो दूर की बात है। सबसे पहले इसमें का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? म। और इसके बाद देखा जाए तो ग आया है यानी कि तीसरा आया है। वर्गीय वर्ण का क्या आया है? तीसरा वर्ण आया है। कैसे पता चला कि तीसरा है? तो क वर्ण को लिख के देख लीजिए, क ख ग घ और अंग। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा आया है। तीसरा आए चाहे चौथा आए उससे मतलब नहीं है। ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है ना, इसमें से कोई आए, ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है। स्पर्श व्यंजन वर्ण क वर्ग का तीसरा है। स्पर्श व्यंजन वर्ण क वर्ग का है। ये किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो वर्गीय वर्ण का कोई भी आ जाए, क से लेकर के म तक कोई आए, तो क ख ग क से लेकर म तक के बीच में ही है, तीसरा है। तब क्या होगा? यानी कि म की दो स्थितियां बनेगी। या तो आप म को अनुस्वार कर दीजिए और कोई बदलाव मत करिए, और कोई बदलाव मत करिए, और नहीं तो ई ग का पांचवा बना दीजिए म का। तो ग का पांचवा गिनिए तो एक दो तीन, ये तीसरा है चौथा है पांचवा। तो ग जिस वर्ग का है, तो ग जो है क वर्ग का है। ग किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो क वर्ग का पांचवा बन जाएगा यानी अंग बन जाएगा। तीसरा है, ये पांचवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो म का अनुस्वार करिए, और ना तो फिर ये पांचवा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पांचवा कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं इधर क्या बनेगा। देखिए तो इस ग का पांचवा बन गया। क्या बन गया? पांचवा। तो दो तरीका है इसको बनाने का। या तो आप ऐसे संगम लिख दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए संगम। अब कहिएगा सर हलंत कहाँ से आया? तो ये म में हलंत है तो अंग में भी हलंत रहेगा। ठीक है, टीट फॉर टैट, जितना दीजिएगा उतना मिलेगा। ठीक है, वो चाहे प्यार हो चाहे नफरत, चाहे संधि में हो। आधा है, आधा का बना हुआ है तो आधे ना बनेगा, पूरा थोड़ी बनेगा जी। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप सबको। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं इस पर। इसको बोर्ड पर रख के हम इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा पम जोर चम, तो अब ध्यान दीजिए क्या बनेगा। यहाँ म निकल जाएगा, बाद में च आ गया यानी च वर्ग आ गया। तो म का या तो अनुस्वार कर दीजिए, या ना तो च का पांचवा कर दीजिए य। ये दोनों बन सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको बनाए तो या तो पंचम हो जाएगा, और नहीं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा य पंचम, पंचम। ठीक है, पंचम ऐसे भी लिखा जाता है, पंचम ऐसे भी लिखा जाता है। इसी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ अनुस्वार का उच्चारण य आएगा, पंचम। पढ़िए ना, पंचम। य की साउंड आ रही है? आ रही है। तो यही नियम है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है यही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ लिखते हैं आप लोग, बना के दिखाइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिए। कमेंट से याद आया, एक बच्चा है या जो भी है, दर्शक है या विद्यार्थी जो भी है, कमेंट कर रहे हैं सर कमेंट तो पढ़िए। सब पढ़ा जाता है बाबू, आपने सबका सही उत्तर दिया है और अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज। आप कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपने सब बनाया है, सब कमेंट करके उसमें दिखाया है, हमने देखा, आपका कमेंट पढ़ा। दिक्कत यह है कि लाइव नहीं चल रहा था। आपने जो कमेंट किया है कि सर कमेंट तो पढ़िए, ठीक है, रोने वाला इमोजी डाले हैं, तो वीडियो लाइव नहीं चल रहा था। ठीक है, अपलोडेड वीडियो है, तो कमेंट हमने बाद में पढ़ा, देखा। ठीक है, सब आप सही सही उत्तर बनाए थे, जो भी दिए थे हम आपको बनाने के लिए, आप सही बनाए थे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। ठीक है।
बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं आपको व्याकरण के बारे में, ठीक ना। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। एग्जाम न दिखाने दीजिए, धुआं धुआं कर देना है इस बार, ठीक है। देखिए इधर और उदाहरण देखते हैं हम इस पर। जैसे परम जोर तू, तू थोड़ा अजीब लगता है ना, तू। परम जोर तू बनाएंगे तो क्या होगा, बनाइए आप लोग, बनाइए। सम जोर कॉलन, आप बनाइए इसको, ठीक है। हमने लिखा सम जोर दीप, सम जोर दीप, इस सबको बनाइए तो जल्दी से क्या बनेगा, सबको जल्दी जल्दी बना दीजिए आप लोग। एक दो और लिख देंगे। समजोर पूर्ण, आपको ध्यान रखना होगा कि अंतिम वर्ण में म ही आएगा, क्योंकि नियम ही म से संबंधित है। समजोर पूर्ण, ठीक है। समजोर पूर्ण, समजोर गति, इधर लिखते हैं, जगह नहीं है। समजोर गति, ठीक है। इस सबको बनाइए आप लोग, क्या बनेगा, समजोर चय, समजोर चय, इस सबको बना डालिए जल्दी से, बन गया होगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका परंतु, ठीक है। परंतु लिखिए ऐसे, अचाहे ऐसे लिखिए परंतु, ठीक है। हालांकि जो मन करे आप लिख सकते हैं। ये संकलन हो जाएगा, संकलन ऐसे होगा, और नहीं तो आप क है तो अंग में बदल दीजिए, संकलन, ठीक है। बन रहा है जी, देखिए तो समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सबको। अच्छी बात है, सारे बच्चे होशियार हैं ना जी। सम, इसका संदीप हो जाएगा, या तो संदीप ऐसे लिखिए और नहीं तो संदीप ऐसे लिखिए, क्योंकि द आया है तो द, द का पांचवा बनेगा त थ द ध न, नहीं तो म का अनुस्वार बनेगा। फिर इस तरह से ये संपूर्ण है, तो या तो ऐसे आप आधा म कर दीजिए संपूर्ण, और नहीं तो आप ऊपर अनुस्वार करके लिखिए संपूर्ण। ये सब व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। एक दो और है इधर देखिए, ये हो जाएगा आपका संगति, और नहीं तो अंग कर दीजिए, ग आया हुआ है तो संगति, ये दोनों राइट है हमारे। फिर ये यहाँ पर अगर देखें तो इसका हो जाएगा संचय, और नहीं तो संचय ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है जी, व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसको नोट कर लेंगे आप सब। और मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, जहां भी संधि के क्वेश्चन मिलता है ना बाबू, खोज खोज के बनाइए, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जो लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित है संधि, ना बाबू, गलत फहमी में मत रहिए। संधि भारत के वो हर परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम जिसमें हिंदी शामिल होगा, संधि जरूर आता है, संधि आएगा ही आएगा, ठीक है। मोस्टली एग्जाम्स जिसमें हिंदी शामिल होती है, संधि टॉपिक रहेगा ही रहेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, कि फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला नियम देखते हैं, वो भी म से संबंधित है, ठीक है। अगला नियम जो हमारा है, कहता है कि म के बाद, ध्यान देंगे, म के बाद, म के बाद अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण, अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण या उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण आए तो म का सिर्फ अनुस्वार हो जाता है, सिर्फ अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। म का सिर्फ क्या हो जाएगा जी, अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण में कोई पंचमा अक्षर या पंचम वर्ण नहीं होता है। इसके अभाव में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, म का अनुस्वार बन जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, म के बाद अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण या उष्म व्यंजन वर्ण आए
तो म का सिर्फ अनुस्वार हो जाता है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसा हम लोग बार बार करते हैं कि म के बाद कह रहा है कि अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण आए। क्या आए? अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण। अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण आए, चाहे ऊष्म व्यंजन वर्ण आए। क्या आ जाए? ऊष्म व्यंजन वर्ण आ जाए। तो इस म का सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण का मतलब हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, य र ल व को अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण कहा जाता है और श और ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी कि म के बाद य र ल व तलाब स मूर्धन्य स दंत स और ह आए तो म का सिर्फ अनुस्वार बनेगा। क्या बनेगा? म का सिर्फ अनुस्वार बनेगा। इसको नोट किया जाए, फिर आगे कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लीजिए सब लोग। म के बाद य र ल व या स तीनों स जिसको हम सकार कहते हैं, इस तीनों को सकार कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है सकार तो तीनों स को सकार भी कहा जाता है। ठीक है, सकार आए या ह आए तो म का सिर्फ अनुस्वार होगा। आइए समझते हैं, देखते हैं उदाहरण कुछ। देखिए यहां जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा समजोर योग, तो देखिए तो यहाँ म निकला और यहाँ य निकला। ठीक है, तो म के बाद य आया तो म का सिर्फ अनुस्वार होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे बना देंगे संयोग। क्या बनाएंगे? संयोग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, म का सिर्फ अनुस्वार होगा। ठीक है, और देखते हैं एक उदाहरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा समजोर लाप। समजोर लाप, तो क्या हो जाएगा? म, और देखिए यहाँ य और ल आ गया तो म को अनुस्वार में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा संलाप। फटाफट बनाइए एकदम, देखते देखते, कोई दिक्कत? और देखते हैं एक दो उदाहरण। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो परीक्षा में अक्सर आया करता है। हमने लिखा स्वयं जोर वर। संधि करेंगे, ध्यान से संधि करिएगा। वो आ गया य और ल व अंतस्थ व्यंजन बनाया, म को बदल दिया जाए अनुस्वार में और लिख दिया जाए यहाँ पर म को अनुस्वार में बदल दिया गया तो वर्ड बच गया स्वयंवर। क्या? स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर में कौन संधि है जी? व्यंजन संधि है। स्वयंवर में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो म और व की। म और व की। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट करिए अगर आपके पास दिक्कत है तो। ठीक है, आगे देखते हैं, दो चार आप लोग भी बनाइए। समजोर रक्षक बनाइए, इसका य र आ गया, देखिए अंतस्थ व्यंजन वर्ण आ गया। एक और देखते हैं समजोर विधान। समजोर विधान, इस सब को आप लोग बनाएंगे और नहीं बनेगा तो हमसे पूछेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हमने लिखा समजोर सार। ठीक है, एक और देखते हैं जैसे समजोर शय। समजोर शय, समजोड़ शय, इस सब को जल्दी से बना दीजिए। सिर्फ अनुस्वार में बदलना है म को। फटाफट जल्दी से बनाइए सारे बच्चे। बन गया जी, सब लोग जल्दी से बनाइए इसको। आई एम वॉचिंग यू ऑल ऑफ यू। ओके, आप ही को कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं घर पे ठीक से, पिटाई खाइएगा, खाली कमेंट करते हैं। ठीक है, समजोर रक्षक क्या होगा? अनुस्वार कर दीजिए, बात खत्म, फिनिश। ये हो जाएगा अनुस्वार संविधान। ये हो जाएगा संसार। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में खूबे पूछता है। ठीक है, परीक्षा में ये खूब पूछता है कि संसार किस संधि का उदाहरण है? तो संसार व्यंजन संधि का उदाहरण है। संसार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो म और
स की हुई है, ठीक है। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, इधर से इधर जाते हैं, अगर जोड़ते हैं तो संधि होता है, और जोड़े हुए को तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद होता है। बस हम बताइए, इधर से इधर गए तो संधि, और फिर इधर से इधर आ गए तो विच्छेद। क्या? विच्छेद। एसएससी जीडी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन था कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है, ठीक है। और समास का विलोम शब्द विग्रह होता है। समास को तोड़ते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं, और संधि को तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। ये सब बन गया जी। अब बताइए, ये क्या होगा? संशय। क्या होगा जी? संशय। ओके, तो ये संशय हो गया। तो इस तरह से ये हमारा संविधान हो गया। इस सब में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद पूछेगा, आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। और हमारे रहते आपको दिक्कत हो, ये बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। आगे बढ़े। एक और उदाहरण देखते हैं, बेचारे को छोड़ का है दे। समझोर हार, बताइए तो क्या होगा? समझोर हार। तो देखिए इधर म के बाद ह आ गया, अंतः स्तः व्यंजन वर्ण नहीं है, लेकिन उसमें व्यंजन वर्ण है ये, ठीक है। म का क्या हो जाएगा बालक? अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, संसार दिमाग से निकल जाओ बाबू, फाइन लग जाएगा तुमको। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका संहार। क्या हो जाएगा? संहार, ठीक है। इसी तरह से अगर कहें समझोर देश, समझोर देश, तो क्या हो जाएगा? संदेश। क्या हो जाएगा? संदेश, ठीक है। मैसेज। समझोर देश, संदेश। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? उतारते जाइए जल्दी जल्दी, मिटकाने में तनी तेज पड़ते हैं हम, ठीक है। एक बार ऐसे ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, अब बोर्ड जल्दी जल्दी मिटा रहे थे, क्योंकि एक हाथ में डस्टर होता है, एक हाथ में ये लेखनी होता है। और एक बच्ची आती है पढ़ने के लिए, एक बार हमें को डांट दी थी, ए हटिए ना, आप खाली मिटा देते हैं, है ना। वो धीरे धीरे लिखती है थोड़ा, अब तो खासकर स्पीड उसका बढ़ गया है। तो अगर आप तेज लिखते हैं तो एक फायदा होता है, परीक्षा में आपका समय बचता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग 5G के नेटवर्क की तरह काम करें, ठीक ना। जल्दी जल्दी लिखा जाए, जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, जल्दी जल्दी समझा जाए। जीवन जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। सारी चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, पढ़ाई भी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए जी, बोलिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और उदाहरण, ठीक है। लिखेंगे, कहता है कि देखिए नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है कि त के बाद, त के बाद, त के बाद यदि स यानी ये वाला तालाब स आए, तो त का च, त का क्या बनेगा? त का च एवं तालाब स भी यहां पर बदल जाता है, तालाब स का छ हो जाता है, तालाब स का ये वाला च छ जो जमे का छ हो जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, कहता है कि त के बाद ये वाला स आए तो दोनों में परिवर्तन होगा बाबू। ध्यान देंगे, त का तो बन जाएगा च, त का क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। तालाब स का क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। कहीं भी अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो बुझ जाइएगा कि ये व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि। उतार लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से इसको उतारेंगे और समझने का प्रयास करते हैं हम सब, ठीक ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा उत्जोर श्वास, संधि करिए, जल्दी से करिए तो आप लोग, ठीक है। एक और देखते हैं, सतजोर शास्त्र, ये दोनों को जल्दी से बनाइए आप लोग, इसी नियम का है एकदम हूबहू।
देखा जाए, देखिए यहाँ से त निकला और यहाँ से स निकला, आधा है तो आधे है, तो क्या दिक्कत है? आधा में क्या बाधा है? त का बनेगा आधा छ, जो आधा स है वो बनेगा आधा छ। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों को मिला दीजिए, मिला के ऐसे कर दीजिए, हलंत लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा उ च आधा छ वास। ठीक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ना, आधा है तो ये आधे ना बनेगा जी, तो हलंत के साथ यहाँ पर मिलाएंगे तो पूरा तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हलंत लगा दिए, हो गया, कोई दिक्कत? एक और लिखे थे नीचे, उसको भी देखिए लेते हैं का, ऊपर लिख के, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखते हैं सतजोर शास्त्र, यही ना लिखे थे जी। तो देखिए यहाँ से त निकल जाएगा, यहाँ से स निकल जाएगा, इस अब की बारी पूरा है, ठीक है। तो त का बनेगा आधा छ, स का बन जाएगा पूरा छ, जोड़ दीजिए दोनों को तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, स त और स गायब हो गया तो बन गया च और छ, पाई है तो पाई त्र, फिर ये स है तो यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो बाद में है, ठीक है, संधि उसमें संभव नहीं है। उतार लीजिए जल्दी से, ये इस नियम को उतारिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, व्यंजन संधि का अगला नियम, ठीक है, उतारिए जल्दी से। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं, का देखा, मिटा दिए। त के बाद तालाब स आए तो त का च होता है और स का छ होता है, ऐसे कहीं दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि वो कौन संधि है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है जी? व्यंजन संधि है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, नियम नंबर 9 क्या कहता है, यदि सम के बाद, ध्यान देंगे, सम के बाद, सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आए, क्री धातु से, ध्यान देंगे, क्री धातु से बना कोई शब्द आए, क्री धातु से बना कोई शब्द आए तो म का अनुस्वार होगा, ध्यान दीजिएगा, म का अनुस्वार हो जाता है तथा दंत स का आगमन हो जाता है, दंत स का आगमन हो जाता है, दंत स का आगमन हो जाता है। कितना दंत स? आधा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम हो, और सम के बाद मान लीजिए म ही हो, तो सम के बाद अगर क्री धातु से बना शब्द का मतलब होगा ना कि शुरुआतीये में क रहेगा, क से शुरू होगा, काथी से शुरू होगा, कोई पद होगा तो क से शुरू होगा। तो यहाँ क्री धातु से बना शब्द आए, क्री से बना शब्द, क्री एक संस्कृत का धातु है जिसका मतलब होता है करना, क्री धातु से बना शब्द आए, क्री धातु से बना शब्द आ जाए, तो क्री धातु से बना शब्द कैसे चिन्हाएगा, तो शुरू में क रहेगा, देखिए क्री के छोड़िए ना, शुरू में क्या रहेगा, क रहेगा, तो यहाँ पर म का अनुस्वार हो जाएगा, म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, एगो नया दंत स का आगमन हो जाएगा। अब बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाद वाले में नो चेंज, बाद वाले में नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगा, ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा बालक लोग, अपरिवर्तित होगा, बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए, एक दो उदाहरण देखते हैं इसका, व्यंजन संधि अब खत्म होने के कगार पर है, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए इसको, और विसर्ग संधि भी शुरू करना है, आज वीडियो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, मिटाएं इसको, फिर से देखते हैं एक बार, फिर मिटाते हैं। कह रहे कि सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आए तो म का अनुस्वार हो जाएगा, यानी हैसन हो जाएगा, बिंदु टिकुली, टिकुली की बिंदी, बिंदी, ठीक है, ये बिंदी हो जाएगा अनुस्वार। उसके बाद एक नया स का आगमन हो जाएगा, नया मेहमान आएंगे जिनका नाम है दंत स आधा, ठीक है, इनका आगमन हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए
क्री धातु कैसे पहचानेंगे? तो क से बना हुआ शब्द है, टेंशन लेने का नहीं बुझा रहा है तो ध्यान दीजिए, क रहेगा शुरू में, क्या रहेगा? क रहेगा। तो एगो म का अनुस्वार होगा, एगो नया स का आगमन होगा, इसका आगमन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है जी? आगमन। आगमन का मतलब हो जाता है आ जाना। क्या हो जाना? आ जाना। चलिए देखते हैं उदाहरण 2-4 को और समझने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में क्या आ जाएगा कौन जानता है जी। सब पढ़ के जाइए, का पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़िए। चलिए देखते हैं। देखिए तो समजोर कार, समजोर कार, तो यहाँ से म निकला, फिर कार माने क्री धातु से बना शब्द आ गया यहाँ, तो म का अनुस्वार कर दीजिए और नया दंत स का आगमन कर दीजिए, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा जी? है स, म का अनुस्वार हो गया, नायका स, मेहमान जी आ गए, बाद वाले में हम बोले कि अपरिवर्तित रहेगा तो कार है तो कार। संस्कार की संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि। संस्कार की संधि का उदाहरण है जी व्यंजन संधि का। चलिए देख लीजिए यहाँ पे सब लोग जल्दी से। एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत फेमस, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। समजोर कृत। तो देखिए इसको समझते हैं। म के बाद है क्री आ गया, तो क्री से हमको क्या मतलब है? बाद वाला तो चेंजिंग नहीं होगा, तो एगो काम करिए, पहले बाद वाले को लिख लीजिए, अब म का अनुस्वार कर दीजिए, नया स का आगमन कर दीजिए, हो गया। तो है स, म का अनुस्वार हो गया और नया स का आगमन होगा, तनी से सटा के लिखते हैं। तो है स हो गया, ऊपर अनुस्वार हो गया, नया स का आगमन हो गया, संस्कृत हो गया। क्या हो गया? संस्कृत। समजोर कृत, संस्कृत व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये वाला नियम लागू हुआ है, म के बाद अगर क्री धातु से बना कोई शब्द आया तो म का अनुस्वार हो गया और नया दंत स का आगमन हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण और देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। समजोर कृति, समजोर कृति बना दीजिए इसको जल्दी से, तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट बना दे क्या? ना डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, कहा जाता है अंत भला तो सब भला। देखिए आया ना क, उसे क्या मतलब है? कृति को बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो म का क्या हो जाएगा? म का अनुस्वार होगा, म का अनुस्वार हो जाएगा, म का अनुस्वार हो गया, एगो नया दंत स आ जाते हैं कहीं से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो गया और नया दंत स का आगमन होगा आधा, बाद वाला अपरिवर्तित रहेगा, संस्कृति, ठीक है। कल्चर, संस्कृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत की संस्कृति जो है पूरे विश्व में सबसे उत्तम संस्कृति है, और इसी संस्कृति का संधि विच्छेद समजोर कृति होता है। क्या होता है? समजोर कृति, संस्कृति। संस्कृति के संधि में नया वर्ण क्या बना है? दंत स और अनुस्वार बना है। क्या बना है? अनुस्वार बना है। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं कोई दिक्कत है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लाइव होता तो बताते, लेंगे लाइव, बहुत जल्दी लेंगे लाइव आप सबके लिए, ठीक है। थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम चलता है, लाइव प्लान नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नहीं, नियम, ठीक है। लिखेंगे यदि स्वर वर्ण के बाद छ आए तो छ से पहले, स्वर वर्ण क्या हर सही होता है, लिखिए यदि, पूरा देख लेते हैं उसको। लिखेंगे यदि अ हो, चाहे आ हो, ठीक है। अवर्ण डायरेक्ट लिखते हैं इसको, अवर्ण। यदि अवर्ण के बाद, यदि अवर्ण, इसको दूसरा कुछ मत पढ़ लीजिएगा, यदि अवर्ण या हर्षई या हर्षऊ के बाद, हर्षऊ के बाद छ आए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। छ आए तो नया कुछ नहीं बनता है, क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, सब वहीं रहेगा। छ से पहले, छ से पहले, छ से पहले च का आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। आगमन फिर हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आगमन हो जाता है, ठीक है। अब आप बताइए, कह रहा है कि अ हो चाहे आ हो, इसको कहते हैं अवर्ण।
अ या आ को किस नाम से जाना जाता है जी? अवर्ण के। अवर्ण का मतलब हो गया, देखिए इधर अवर्ण में दो वर्ण आते हैं, अ और आ। अ और आ, यो बात जानिए। कहीं अगर अवर्ण लिखा है इसका मतलब अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? उसके बाद हर्षई हो चाहे हर्षऊ हो, अगर इसके बाद यानी कि इसके बाद मान लीजिए हर्षई है चाहे हर्षऊ है, उसके बाद क्या आया हुआ है जी? उसके बाद आया हुआ हो छ। क्या आया हुआ हो? छ। तो छ से पहले जस्ट जस्ट बिफोर द छ, छ से पहले च का आगमन हो जाएगा। च का आगमन हो जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। उसको जल्दी से उतार लीजिए, एक दो उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको उतारिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि अ वर्ण यानी कि अ और आ हर्षई और हर्षऊ के बाद छ आए तो छ से पहले ई च का आगमन हो जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? उतारिए जल्दी से इसको। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, कमेंट करके बताइए कि लाइव कितने बजे लिया जाए। कमेंट में आप लोग बताइए कि लाइव कितने बजे लिया जाए, उसके हिसाब से हम आपको नोटिफिकेशन भेजवा देंगे कि लाइव इतने बजे रहेंगे। आप लोग बताएंगे कब लाइव लेना चाहते हैं, आप लोग कब लाइव में जुड़ सकते हैं। आप सब लाइव में मजा आएगा पढ़ने में। आप कमेंट करिएगा, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा ना जी। जितना जल्दी संभव होगा जवाब दिया जाएगा। और बहुत जल्द लाइव लेने वाले हैं, उसका टाइम आप लोग बताएंगे, ठीक है? टाइम आप बताइए, और पढ़ाने और समझाने की जिम्मेवारी हमारी, ठीक है? आइए इसका उदाहरण कुछ देखते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? कुछ नहीं होता है, छ से पहले च का आगमन हो जाएगा। शुरू में है 4 गो वर्ण होना चाहिए, ठीक है? देखिए जैसे मैंने लिखा स्वजोर छंद, स्वजोर छंद। देखिए तो स्व में क्या है? अ है, बाद में क्या है? छ है। कुछ नहीं होगा, च से पहले छ का सॉरी 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 छ से पहले च का आगमन हो जाएगा। देखिए स्व हाई लिख दिया मैंने, छंद कुछ नहीं है, च का आगमन हो गया, स्वछंद, ठीक ना? आजकल के बच्चों का राइटिंग स्किल इतना ना शानदार हो गया है, मैंने आप लिखवा लीजिएगा किसी से, स्वच्छंद पढ़ने वाले बच्चों से 4 बार सोचेगा किधर से लिखे किधर से। रोज मारते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए डेली मारते हैं। थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कौन कौन क्वेश्चन मार्क के लिए हमसे पिटाया हुआ है। हमारे जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, आज से 5 साल पहले भी कोई पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क के लिए मारे हैं जरूर। कमेंट करो, हाजिरी लगाओ, कौन कौन क्वेश्चन मार्क के लिए पिटाया है। ये शर्म नहीं गर्व की बात है, ठीक है? तो लिखने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और लिखने के लिए क्यों व्याकरण पढ़ा रहे हैं, संधि पढ़ाना क्यों उचित है? यहाँ पे बच्चे का लिखावट सही नहीं है, शब्दों का निर्माण होता है संधि से। संधि शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें दो अत्यंत निकट संयोगी वर्ण मिलकर एक तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं या ध्वनि का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो ये एक शब्द निर्माण प्रक्रिया है। शब्द ही लिखने नहीं आता है, बड़ा दिक्कत की बात है। हिंदी में शिक्षक लोग तो सही सही नहीं लिख पाते हैं, तो बच्चा का तो बातें छोड़ दीजिए, बच्चा तो कच्चा मिट्टी का है, उसको मूर्त बनाना हमारा काम है, ठीक है? तो लिखिए, आप लोग राइटिंग करिए। लिखने में अगर अशुद्धियां हो रही है तो खूब लिखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? उसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछिए, हम है ना, ठीक ना? लिखने के लिए शुद्धता जरूरी है, सही सही लिखिएगा, तब जाके आपको अच्छे अंक मिलेंगे या सामने वाला कोई देखेगा, है ना? तो आजकल के लोग तो कमियों का इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं। हम लोग तो गलती पर गलती करते हैं, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है, ठीक है? व्याकरण पढ़ते रहिए आप लोग, पूरा व्याकरण पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, टेंशन की कोई बात नहीं है। एकदम सीरीज वाइज जैसे पढ़ाए हैं ना आप, संधि का पार्ट 1 2 3 4 20 गो वीडियो का है ना हो जाए संधि में, हम देंगे आपको, हर हर कंसेप्ट संधि का बताएंगे, ठीक है? हमारे पढ़ाने के बाद संधि का कुछ छूट जाए ये बहुत कम चांस है, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, तो यह क्या बनेगा जी? स्वच्छंद बन गया। क्या बन गया? स्वच्छंद बन गया, ठीक है? एक दो और उदाहरण देखते हैं इसका। अब मान लीजिए कि हमने लिखा विच्छेद, विच्छेद बताइए क्या होगा? तो हर्षई आया हुआ है, कुछ चेंज मत करिए, बाद में छ आया हुआ है,
सबसे आसान यही है, कुछ चेंज नहीं करना है, खाली एगो च लग जाएगा आधा छ से पहले। तो देखिए मैंने वी लिख दिया, ज्यों का त्यों लिख दिया, हई छ लिख दिया, विच्छेद क्या हो गया, विच्छेद। ठीक है, तो एक दो को लिखते हैं, तो नहीं बनाइए ना आप लोग, मिटा दे इसको। हाँ जी, मिटाए। चलिए देखिए बोर्ड पर देखिए, विच्छेद हो गया, एक दो बना लीजिए आप लोग। अनुच्छेद, दूसरा का परिच्छेद, बक हम पूरा काहे लिख रहे हैं जी, परिजोर छेद, इन्हें ध्यान दीजिए, साला जोर छादनम। हाँ पूरा म लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इस सब को बना लीजिए, इस सब को बनाइए। तो आ है यहाँ पे, हर्षई है, हर्षऊ है, ठीक है, इसको बना लीजिए, इस सब को बनाइए जल्दी से। वीडियो को शेयर भी करिए आप लोग, ठीक है, आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी सीख जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। इस तरह का कंटेंट मिलने वाला नहीं है जहां तक हमें पता है, और बेहतर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो क्या बनेगा जी, छोड़िए रहने देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो आखिरी में हम देखते हैं कि पिछले के वीडियो में हमने एक पढ़ाया हुआ था संधि विच्छेद के रूप में देवांश, क्या, और एक विद्यार्थी को देवांश की संधि को समझने में परेशानी है, उसने कमेंट किया या मैसेज किया कि सर इसको बता दीजिए, देवांश समझ में नहीं आ रहा है। तो देवांश में उनको दिक्कत इस बिंदु से है जिसको अनुस्वार कहते हैं, है ना। तो आइए लास्ट में हम उनका क्वेश्चन को समझते हैं, उनके डाउट को आउट करते हैं, ठीक है। देखिए जी, आप पूछे थे ना, क्या पूछे थे आप कि देवांश को फिर से समझा दीजिए सर। देखिए सर समझाते हैं देवांश को फिर से, अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप जानिए कि देवांश जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है देवांश। दीर्घ स्वर संधि में अगर इसको हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा देव जोड़ अंश, देव जोड़ अंश। अब पूछने वाले विद्यार्थी जो हैं उनको दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां डाउट है, हमको ये लगा कि ये अंश से ये बिंदु जो है इससे उनको दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि का एक नियम है, कहता है कि अ अगर अ से मिलता है तो संधि क्या कहता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। संधि का मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का पहला वर्ण, तो इसका पहला वर्ण क्या है, अ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है। तो ये दीर्घ स्वर संधि में पढ़ाए हुए हैं कि अ और अ मिल करके आ बनता है, और आ की मात्रा लगेगी ऐसे। हमें अनुस्वार से क्या मतलब है, हम तो अ है ना जी। स्वर वर्ण कहां से कहां तक होता है जी, 11 को होता है, स्वर वर्णों की संख्या 11 को है, अ से लेके औ तक, कहां तक, औ तक। हमें अनुस्वार से मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो अलग बन जाता है, ठीक है ना। ये अनुस्वार और ये जो अह जो होता है ये दूसरा कुछ है, ये स्वर वर्ण की गिनती में नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें तोड़ा जा सकता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिक्कत यही थी, अब यहाँ पर आ बन गया, तो अब देखते हैं इधर, तो देव हो गया। देखिए तो देव, व में का अ निकल गया तो वह हलंत, यहाँ से अ निकला हुआ है तो बचा क्या क्या है, तो देखिए तो अनुस्वार और स बचा हुआ है, अनुस्वार और स बचा हुआ है, ठीक है। अब नया क्या बना है, ये बना है, तो जब ये यहाँ लगेगा तो ये हट जाएगा। अब पढ़िए ना इसको, देवांश हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया जी। फिर से देखिए, व का अ निकल गया तो क्या बचा, अ को मान लीजिए यहाँ से हम निकाल लिए, यहाँ से व में से वो अ को निकाल लिए तो वह हलंत बच गया, बचा ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से अ को हम निकाले हुए हैं, और अच्छे से समझिए, देखिए व में का अ निकल गया तो क्या बचा, दे व, हलंत के साथ बचा अ निकल गया। तो अब यहाँ से हमने अ निकाल लिया, किसको निकाल लिया, अ को, तो अ को निकाल लिया, तो मान लीजिए अ को निकालेंगे तो बच क्या रहा है, देखिए ना, बिंदु बच रहा है, अनुस्वार बच रहा है, और स बच रहा है, बच रहा है ना जी। और उसके बाद अब नया जो बन रहा है, ये दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, आ बन रहा है, तो आ की मात्रा जहां से निकाले है वहां इसको क्या करेंगे, मध्यम में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा देवांश, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में
आया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो फिर दिक्कत है, आपको जाके डॉक्टर लगा इलाज कराइए दिमाग का। ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमको पूरा यकीन है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करिए कि सर समझ में आ गया, हमको धन्यवाद कहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कमेंट था किसी बच्चे का, उनको दिक्कत था देवांश में। ठीक है, अब इस तरह से और भी होता है। देखिए ना, देवांश हो गया। अच्छा है, मान लीजिए कि हमने लिखा शिव जोर अंश, और देख लीजिए दो चार को तो समझ में आ जाएगा। शिव जोर अंश तो क्या हो जाएगा, शिवांश। क्या हो जाएगा, शिवांश। ठीक है, शिव के अंश को शिवांश कहते हैं। देव जोर अंश, देव के अंश को देवांश कहते हैं। एक हमारा भतीजा है, उसका नाम है देवांश, बड़ा खचरा है, बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है वो। ठीक है, तो ये देव जोर अंश, देवांश हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी उदाहरण होंगे, आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। किसके संधि के, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि को लेकर के। लेकिन एक नोट लिखेंगे सब लोग जल्दी से, एक नोट लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। लिखिए, इसके आगे व्यंजन संधि खुद से पढ़ा जाते रहना चाहिए। लिखेंगे, इसके आगे व्यंजन संधि खुद से पढ़ा जाते रहना चाहिए। व्यंजन संधि के जो नियम होते थे, नियम जो होते हैं, उसमें से मोस्टली हमने कवर कर लिया है। अगर कुछ छूट गया है तो इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कि इसके आगे व्यंजन संधि खुद से पढ़ा जाते रहना चाहिए। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।